नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 2 में हम आपके लिए बिहार एससीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्लास 10th एससीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री के कुल 35 प्रश्नों को लेकर आए हैं। कल आप लोगों का एपिसोड 1 आया था जिसमें हमने 35 प्रश्नों को देखा था। आज के एपिसोड नंबर 2 में भी आपके लिए 35 प्रश्न होंगे। आप सभी अभ्यर्थी इन प्रश्नों का लाइव आंसर भी देख सकते हैं और डेली हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 10 बजे होती हैं, तो आप 10 बजे लाइव प्रीमियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप एक टेस्ट के रूप में ये वीडियो देख सकते हैं और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं लाइव प्रीमियर के दौरान। यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि एससीईआरटी क्लास 10th में कल भी हमने बात किया था। एससीईआरटी क्लास 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है, विश्व इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, लेकिन उस पाठ्य पुस्तक में 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद नाम का जो चैप्टर है वहीं से आपके लिए यहाँ पर प्रश्न हम बना रहे हैं। लगभग 3 से 4 एपिसोड में आपका ये चैप्टर 4 अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा दृष्टि से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, महात्मा गांधी। क्या आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का? कमेंट कीजिएगा। तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसके विरोध में हमने कल देखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी जी ने भी कुछ समय पश्चात अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और जब महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो कुल मिलाकर पृष्ठभूमि जितनी भी वायलेंट घटनाएं हो रही थी, जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, उसी के विरोध में, उसी के माहौल के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो आंसर यहाँ पर है महात्मा गांधी। कहीं कहीं आपको खिलाफत आंदोलन भी मिलेगा, तो खिलाफत आंदोलन भी उस समय चल रहा था जब महात्मा गांधी ने उपाधि त्याग दी थी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली कब थी? तो वर्ष 1915 में। याद रखिएगा 1915 में। और इनको दिया किसने था? तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग थे तत्कालीन गवर्नर जनरल 1910 से 16 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कारण था 1899 से 1902। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बोर युद्ध हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर महात्मा गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा में अपना योगदान दिया था। एम्बुलेंस कॉर्प गठित किया था जिसमें अपना सेवा दिया था। उसी के सम्मान में महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में। 1915 में दिया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था? तो यहाँ पर आपको बताना है शंकरन नायर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आंसर होगा 37 नंबर प्रश्न का? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी में उस समय थे शंकरन नायर, और शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी से। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, शंकरन नायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1920, 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1921। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें खिलाफत दिवस की, तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको हमने कल बात किया था, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, और यह किस आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के संदर्भ में, असहयोग आंदोलन 1920 के संदर्भ में। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन 1920 के परिप्रेक्ष्य में दिया था। महात्मा गांधी जी को लगता था कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है, और इस तरीके से जिस तरीके से हम अहिंसात्मक तरीके से लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा की घटना होती है, तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो SCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न के विकल्प में आपको 1 अगस्त 1920 दिया रहेगा, 1 अगस्त 1920 दिया रहेगा, और दूसरे तरीके से यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको डेट पता है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से विकल्प दिए जाएंगे, जनवरी 1921, नवंबर 1921, दिसंबर 1921। इसी 3 विकल्प में से एक विकल्प आंसर होगा। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर अगर हम बात करें, तो खिलाफत असहयोग आंदोलन जब भी आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरुआत कब हुई, तो आपको आंसर जनवरी 1921 मानना है। 40 पे ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो ये हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। तो ये शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। क्या आंसर होगा 41 नंबर प्रश्न का? तो 41 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान इन सभी संस्थानों की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किसने की थी? तो बिहार विद्यापीठ, जिस प्रकार से काशी विद्यापीठ, वैसे ही बिहार विद्यापीठ बिहार में स्थापना किया था, और किया था ये महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? तो 6 फरवरी 1921 को। तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्थापित नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो बिहार में नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय महाविद्यालय, हिंदी में राष्ट्रीय महाविद्यालय कहेंगे, राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। और यह जो राष्ट्रीय महाविद्यालय है, इसका भी जो इनॉग्रेशन है, ये महात्मा गांधी जी ने ही किया था। तो चाहे आपसे बिहार विद्यापीठ पूछे, चाहे राष्ट्रीय महाविद्यालय पूछे, और इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन बने थे? तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। यह किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो स्वागत की अगर हम बात करें, तो मुंबई में जब आए थे तो उनका विरोध हुआ था, और ये आए थे 1921 के दौरान। आपको मालूम है कि 1921 के दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? तो वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुई थी। पटना में भी आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, पटना में भी आए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? तो चौरी चौरा की जो घटना है, उससे रिलेटेड आपको 2 डेट्स याद रखने हैं। कहीं आपको जो है 4 फरवरी दिया जाएगा, कहीं आपको 5 फरवरी दिया जाएगा। तो जहां अगर आपको मान लीजिए 4 फरवरी नहीं दिया, 5 फरवरी दिया, तो आपको वहां पर 5 फरवरी आंसर मान लेना है। कई जगह आपको 4 फरवरी भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, तो एज पर SCERT क्लास 10th, गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी की घटना कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को, जब 22 पुलिस वालों को गांव वालों ने जला दिया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना, चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा नामक गांव कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा
असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया या स्थगित कर दिया गया। कब किया गया था? तो बात करें 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था या स्थगित किया था? तो राइट आंसर है 12 फरवरी 1922। 1 अगस्त 1922 से लेकर 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन का कार्यकाल था, समय था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन अथवा इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और साइमन कमीशन या साइमन कमीशन को इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन भी कहते थे, और इसका गठन किया था तत्कालीन जो भारत के राज्य सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड ने किया था। तो तत्कालीन राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड, और इन्होंने साइमन कमीशन अथवा इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन का गठन किया था। कब किया था? नवंबर 1927 में। इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 से 8 में जीएस सेक्शन में यह सवाल पूछा गया था। तो नवंबर 1927 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न में जब पूछा गया था तो नन ऑफ दीज वहाँ आंसर था, क्योंकि विकल्प में दिया नहीं गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले साइमन कमीशन की बात करें तो ये 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस वजह से भारतीय विरोध कर रहे थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया था। इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन बम्बई या भारत कब पहुंचा था? जब इसका स्वागत काले झंडों, हड़ताल और प्रदर्शनों से किया गया था। तो साइमन कमीशन चाहे बम्बई पूछे चाहे भारत पूछे, डेट एक ही है। तो बम्बई में लैंड हुआ था, और यहाँ पर बात करें तो 3 फरवरी 1928 वह डेट था जब साइमन कमीशन भारत या बम्बई पहुंचा था। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान साइमन गो बैक का बहुप्रचलित नारा किसने दिया था? तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? या आपसे पूछे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आंसर एक ही है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो आंसर है यूसुफ मेहर अली ने। तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली कांग्रेसी थे, और यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था उस टाइम। साथ में जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आया तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का भी नारा दिया था। प्रचलित किया था भारत छोड़ो के नारे को महात्मा गांधी जी ने, लेकिन दिया किसने था, बनाया किसने था? यूसुफ मेहर अली ने। महात्मा गांधी जी ने 1942 के आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो ये दिया था करो या मरो, डू और डाई। तो डू और डाई का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी थी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। उस समय तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? तो तत्कालीन भारत सचिव कौन थे उस समय? लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, लॉर्ड बिरकनहेड थे, लॉर्ड इरविन थे। क्या आंसर होगा 50 नंबर प्रश्न का? तो तत्कालीन भारत सचिव वही थे जिन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया था। और साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? लॉर्ड बिरकनहेड ने। और लॉर्ड बिरकनहेड ने जो है भारतीयों को चुनौती दी कि आप भी एक ऐसा जो है संविधान बना लीजिए जो सभी दलों को मान्य हो, यानी कांग्रेस को भी मान्य हो, मुस्लिम लीग को भी मान्य हो, हिंदू महासभा को भी मान्य हो, आरएसएस को भी मान्य, इस प्रकार से जो है एक कानून बना लीजिए। तो उस समय ये जो चैलेंज दिया था किसने दिया था, चुनौती दी थी? तो लॉर्ड बिरकनहेड ने। उस समय ये तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1928 के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए किस दर्जे की मांग की थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट को जो बनाया था किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, तो उन्हीं के नाम से नेहरू रिपोर्ट जाना जाता, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए किस दर्जे की मांग की थी कि भारत को क्या दर्जा दिया जाए? पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने, और इसका विरोध किया था एक जो है युवा गुट था जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज चाह रहे थे, लेकिन
मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक धड़ा जो है काफ़ी नाराज भी हुआ था कि आपने डोमिनियन स्टेटस क्यों मांगा, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जिस तरीके से ब्रिटेन के अन्य उपनिवेश हैं कुछ उस तरीके से जो है व्यवस्था हो, जैसे अन्य उपनिवेशों में ब्रिटेन की व्यवस्था चल रही है, यानी कि वहाँ पर शासन तो जो है वहाँ के लोग कर रहे हों, लेकिन ऊपर से जो शासन है वो ब्रिटेन कर रहा हो। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था थी डोमिनियन स्टेटस की, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। पूर्ण स्वराज की बात जब थी, पूर्ण स्वराज का मतलब है कि भारतीयों से संबंधित या भारत से संबंधित फैसले लेने के लिए भारत पूरी तरीके से संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा, लेकिन अंग्रेज स्वतंत्र करना कहाँ चाहते थे, तो इसलिए पूर्ण स्वराज इन्होंने जो है मांग स्वीकार नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि मांग भी नहीं किया गया था। तो क्या मांगा गया था? डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पर आप जो एक शब्द बार बार सुनते हैं कि तत्कालीन भारत राज्य सचिव, तो भारत राज्य सचिव, तो ध्यान रखिएगा कि भारत राज्य सचिव थे कौन। तो भारत राज्य सचिव की अगर हम बात करें तो ये जो है 1858 का जो अधिनियम आया था, 1858 का जो अधिनियम आया था, 1858 के अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव का एक पोस्ट बनाया गया था। और इसमें होते कौन थे? तो ब्रिटेन की जो सरकार में कैबिनेट मंत्री होते थे, उन्हीं कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री को भारत राज्य सचिव बनाया जाता था। और ये भारत राज्य सचिव का जो पोस्ट था ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर बैठते थे? तो ये इंग्लैंड में बैठते थे, इंग्लैंड में बैठते थे। और ये मॉनिटर करते थे भारत का जो पूरा शासन व्यवस्था है उसको मॉनिटर करते थे। तो जो भारत राज्य सचिव थे, जनरली भारत राज्य सचिव जो है ये वायसराय के ऊपर होते थे एक हिसाब से। तो वायसराय किसको जो है रिपोर्ट करता था? तो भारत के राज्य सचिव को। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और भारत राज्य सचिव का पोस्ट कब आया था? तो 1858 के अधिनियम के माध्यम से। और भारत के जो वायसराय होते थे वो रिपोर्ट किसको करते थे? भारत राज्य सचिव को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के छापे का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जो है चटगांव शस्त्रागार छापा भी आपने पढ़ा होगा इस नाम से। तो चटगांव शस्त्रागार छापा या अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के छापे का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सचिन नाथ सान्याल ने, मास्टर दा सूर्यसेन ने। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो आंसर है 52 का सी। सूर्यसेन ने नेतृत्व किया था चटगांव में शस्त्रागार छापे का। और सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो किनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्यसेन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी? तो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? सुभाष चंद्र बोस ने, सूर्यसेन ने, मोहन सिंह ने। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्यसेन ने। तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रश्न में कन्फ्यूज होंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? एक बार कमेंट कीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जब भी आपसे पूछेगा तो आंसर आपका सूर्यसेन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो दिसंबर 1929 में मद्रास में हुआ था क्या? कराची में हुआ था क्या? लाहौर में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो मद्रास की बात करें तो 1927 का अधिवेशन था, कराची की बात करें तो 1931 का था, लाहौर की बात करें तो 1929 का था। ऐतिहासिक अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रावी नदी के तट के किनारे, रावी नदी के तट के किनारे हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, लाहौर अधिवेशन बहुत ही फेमस अधिवेशन है, बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो पूर्ण स्वराज, जिसको आप पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं, तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो भी पारित किया गया था इस 1929 के अधिवेशन में। तो जो है किस डेट में, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस डेट की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था, जिसको आप पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी आप समझ सकते हैं।
29 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929। क्या आंसर होगा 55 नंबर प्रश्न का? तो 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 31 दिसंबर 1929 को। 26 जनवरी 1930 की बात करें तो प्रथम बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को ही एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। और कब तिरंगा झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा गया अध्यक्ष के द्वारा जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो 31 दिसंबर 1929। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जिसने महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। 15 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 को आप जानते हैं शहीद दिवस। तो 23 मार्च 1931 को जो है शहीद आजम भगत सिंह अपने साथियों के साथ में फांसी दी गई थी इनको। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। वायसराय इरविन कब तक वायसराय थे भारत के, तो 1926 से लेकर 1931 के बीच में। अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन के समय कौन थे, तो वायसराय इरविन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट होने के समय, तो वायसराय इरविन थे। अगर आपसे पूछे प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होने के समय कौन थे, तो भी वायसराय इरविन आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी समुद्री तट तक, तो दांडी समुद्र तट तक ऐतिहासिक यात्रा कब शुरू किया था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न में आपसे सिंपल, दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो डेट आपसे पूछी जा रही है। 6 अप्रैल 1930, 18 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा की अगर हम बात करें तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 12 मार्च को प्रारंभ हुई और ये 6 अप्रैल 1930। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ये डेट माना जाता है दांडी यात्रा का। 24 दिन का डेट है, ये 24 दिवसीय है। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो यहाँ पर क्या आंसर माना जाएगा, कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को। 57 प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने कितने मील की पैदल यात्रा की थी, तो ये आपका 6 से 8 में हिस्ट्री में पूछा गया सवाल था। तो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने कितने मील की यात्रा की थी, 250 मील, 241 मील, 387 मील। तो यहाँ पर बात करें तो 387 किलोमीटर है, 241 मील है। तो चूंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न में लिखा गया मील, जब आपसे प्रश्न में मील लिखा गया है तो आपको मील में ही आंसर बताना है। तो मील में कितने मील, 241 मील, और 241 मील कितने बराबर होते हैं, 387 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मील पूछे तो मील बताना 241 मील, किलोमीटर पूछे तो 387 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करके महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया था। नमक बनाया था कहाँ पर, दांडी पे। और 6 अप्रैल को जब महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक बनाकर, मुट्ठी भर नमक बनाकर, तो पूरे भारत में जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। और उसी डेट को हम मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर, तो तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर किसने त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी। तो त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में तंजौर समुद्री तट पर के कलप्पन ने, पी नाम्बियार ने, सी राजगोपालाचारी ने। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने या सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। के कलप्पन ने कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा किस क्षेत्र में की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब के कलप्पन से पूछा गया है। तो के कलप्पन की बात करें तो के कलप्पन आपको मालूम होगा कि के कलप्पन किस क्षेत्र में एक्टिव थे, केरल में एक्टिव थे। तो केरल में कालीकट कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है, वैसे भी आपको मालूम है। पोथानूर, तो कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा किस क्षेत्र में की थी, मालाबार तट हो सकता है, कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से, कोंकण तट जो कि
मालाबार तट से ऊपर। तो यहाँ पर के कलप्पन की बात करें तो केरल क्षेत्र जब भी आएगा आंसर आपका मालाबार तट हो जाएगा। तो के कलप्पन ने जो है मालाबार तट पर कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा की थी। के कलप्पन, और साथ में आप कमेंट कीजिए कि केरल का गांधी किसे कहा जाता है, केरल का गांधी किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार, जिसको रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते थे, लाल कुर्ती भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। तो खुदाई खिदमतगार पूछे या लाल कुर्ती पूछे या रेड शर्ट पूछे, तो यहाँ पर खुदाई खिदमतगार किसने स्टार्ट किया था, स्थापना किया था, स्वयंसेवी संगठन था, महात्मा गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, और इनका जो क्षेत्र था वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले क्षेत्र में, और जो खान अब्दुल गफ्फार खान एक्टिव थे वो पेशावर वाले क्षेत्र में एक्टिव थे। पेशावर वाले क्षेत्र में इनका बहुत प्रभुत्व था। और अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के दो नाम थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से, और यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के। पहला नाम है बादशाह खान या सीमांत गांधी। तो ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में कहते हैं। तो सीमांत गांधी पूछे या फ्रंटियर गांधी पूछे या बादशाह खान पूछे, तो ये किसके नाम थे, तो ये नाम थे खान अब्दुल गफ्फार खान के। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना में हुई थी, जहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो धरासना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर बात करें तो महात्मा गांधी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। महात्मा गांधी जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कमेंट कीजिएगा, ये हमने आपसे पहले भी बात किया है। फिर उसके बाद जो है अंततः सरोजिनी नायडू जी को नेतृत्व मिला था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, और साथ में थे इमाम साहब। तो सरोजिनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में धरसाना में नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था। तो सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ये आपका TRE 1 में PRT में पूछा गया सवाल है। तो नो चौकीदारी कैंपेन, नो चौकीदारी टैक्स। तो नो चौकीदारी टैक्स का जो आंदोलन था ये कहाँ पर चला था, या चौकीदारी कर देने से इनकार करना एक ही बात है, चाहे नो चौकीदारी टैक्स कहिए। तो चौकीदारी कर न देने का जो आंदोलन था वो कहाँ पर चला था, तो ये बिहार में चला था। और असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो चौकीदारी कर देने से इनकार करने का अगर हम बात, तो बिहार में ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चूँकि बिहार में कोई समुद्र तट तो था नहीं, तो समुद्र तट ना होने की वजह से नमक सत्याग्रह तो चल नहीं सकता था, तो इसलिए जो है बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार करने का एक आंदोलन चला था, जिसको हम नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन भी कहते हैं। तो नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन भी कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर बताना आपको बंगाल में था क्या, उड़ीसा या असम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पर कनिंघम सर्कुलर के विरोध में असम में बात करें तो असम में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया था। राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गैडिन्ल्यू ने किस स्थान पर प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया था। तो रानी गैडिन्ल्यू को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ है तब इनको जो है छोड़ा गया था। तो बहुत इन्होंने यातनाएं भी सही थी। रानी गैडिन्ल्यू की बात करें तो रानी गैडिन्ल्यू ने मणिपुर और नागालैंड, तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर और नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था। 13 या 14 वर्ष इनकी उम्र थी उस समय जब ये नेतृत्व कर रही थी, तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के सिवान जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, तो निम्नलिखित में से किसने बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अभी हमने आपसे बात किया था कि बिहार में नमक सत्याग्रह तो चल नहीं सकता था क्योंकि समुद्र तट तो है नहीं,
इसलिए चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन चला था। तो चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में सीवान जिले में आपसे पूछा जा रहा है। तो सीवान जिले में आपसे पूछा जा रहा है किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने, गंगा प्रसाद राय ने, राजेंद्र प्रसाद ने। विपिन बिहारी वर्मा की बात करें तो इन्होंने चंपारण में किया था, पूछा गया सवाल है टीआरई में, तो ध्यान रखिएगा चंपारण में किसने किया? विपिन बिहारी वर्मा ने। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर प्रश्न का आंसर नहीं है, हालांकि सीवान जिले से संबंधित तो है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। सीवान जिले में किसने चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था गंगा प्रसाद राय ने। बाकी हमने आपसे बात किया है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बिहार में घटनाएं हुई थी उसको हमने बिहार स्पेशल में डिटेल में कवर भी किया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है राजेंद्र प्रसाद का क्या क्या योगदान था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिले के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व किया था। तो यह सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, वहाँ पर जो है एक से अधिक आंसर था, इस प्रश्न में नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो उस प्रश्न में जो पूछा गया था टीआरई 3 में, टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, तो वहाँ पर एक से अधिक आंसर था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है। और नेतृत्व किसने किया था पटना में? तो पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उन महिलाओं का जो लीड किया था वो किया था श्रीमती हसन इमाम ने। तो श्रीमती हसन इमाम की बात करें, इनको लेडी इमाम के नाम से भी जाना जाता था, लेडी इमाम के नाम से भी जाना जाता था। तो श्रीमती हसन इमाम ने पटना जिले की स्त्रियों का नेतृत्व किया था जब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 16 अगस्त 1932। तो 16 अगस्त 1932 को बात करें तो इस दिन क्या आया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को, यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ था, जिसमें जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई दलितों को। वहाँ से फिर जो है महात्मा गांधी जी ने, यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी जी ने जो है आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। फिर जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में बातचीत हुई, और फिर अंततः जो है एक समझौता हुआ जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं 24 सितंबर 1932 को। चूँकि महात्मा गांधी जेल में बंद थे, इस वजह से महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया था। तो दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने किया था, और साथ में जो सवर्ण वर्ग है या हिंदू वर्ग कह लीजिए, तो उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। साइन वगैरह किसने किया था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। 24 सितंबर 1932 याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहाँ पर 30 सितंबर 1932 से एक डेट है, तो ये डेट किसका है? तो ये डेट है हरिजन सेवक संघ का। गांधी जी को इतना समझ में आया कि हरिजनों का उत्थान करना जरूरी है, तो इन्होंने हरिजन सेवक संघ, जिसको उस समय जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग के नाम से, जो आगे चलकर 1933 में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया था। तो चाहे आपसे पूछे हरिजन सेवक संघ कब शुरू किया, तो आंसर सेम ही है, 30 सितंबर 1932। भले नाम आगे चलकर बदला गया है, तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिएगा। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाकी जो सचिव थे, प्रथम सचिव जो थे, तो वो तो कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गया में चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया था? श्री कृष्ण सिंह ने, चंद्रवती देवी ने, विंध्यावासिनी देवी ने। तो विंध्यावासिनी देवी की बात करें तो विंध्यावासिनी देवी पटना में एक्टिव थी, पटना में सक्रिय थी। पटना में लेडी हसन इमाम के साथ में, या लेडी हसन इमाम के बाद में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था विंध्यवासिनी देवी ने। चंद्रवती देवी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर है, गया में चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया था चंद्रवती देवी ने। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है मुंगेर जिले में, ध्यान रखिएगा, मुंगेर जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। तो आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, आपके 35 प्रश्नों में से कितने जो है प्रश्न सही हुए। आपसे हम शाम में मिलेंगे 5 बजे, जहां पर आपको एनसीईआरटी साइंस का अगला एपिसोड आएगा, जो कि एपिसोड नंबर 12 होगा। मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर हम आपको साइंस के जो अन्य प्रश्न हैं, अध्याय नंबर 6 के, जो कि जिसका नाम है
लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो वहाँ से हम आगे कुछ प्रश्न उसमें अभी बाकी हैं, उन प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर आज आपका ये पूरा हो जाए। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।